तो कोरोना की दूसरी लहर देश को डरा रही है और आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर देश के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस महामंथन से क्या निकलकर आएगा, इस पर पूरे देश की नजर है। दो अहम बैठक देखिए आज होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और फिर दोपहर 12 बजे बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हालात पर चर्चा करेंगे। इन दो बैठकों के बाद कोरोना से देश के युद्ध का ब्लूप्रिंट नए सिरे से तैयार होने की उम्मीद है। तो खबर क्या है ये समझिए आप। कोरोना संकट पर आज पीएम मोदी की अहम बैठक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये पीएम की बैठक होने वाली है। आज कोरोना को लेकर 2 मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहली मीटिंग कोरोना प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ और दूसरी बैठक बाकी राज्यों के सीएम के साथ होगी। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 बैठकें करेंगे, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी। और वैक्सीन को लेकर होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। पहली बैठक में 8 राज्य शामिल हैं। ये मीटिंग सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच होगी और दूसरी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे और कोविड-19 वैक्सीन को बांटने को लेकर, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी चर्चा होने वाली है। तो कोरोना पर प्रधानमंत्री की ये 2 अहम बैठकें और ये बैठकें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। पहली बैठक 8 राज्यों के साथ, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ ये चर्चा होगी और दूसरी बैठक बाकी राज्यों के साथ होगी और मुख्यमंत्री इसमें अपनी ओर से सुझाव देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट की ओर से भी फटकार लगाई गई थी और इन सभी राज्यों को कहा गया था कि वो स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में कौन कौन से राज्य के सीएम शामिल हो सकते हैं, अब ये जानकारी देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन। ये 8 राज्य हैं जिनके सीएम पीएम मोदी के साथ आज की पहली बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ये राज्य आप देख रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात और केरल। इनके मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज चर्चा करेंगे कोरोना को लेकर। तो लॉकडाउन के पालन के लिए राज्यों को दिया था धन्यवाद। 11 अप्रैल को, 27 अप्रैल को 9 मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक हुई थी। 20 मार्च को 8 राज्यों के सीएम से कोरोना को लेकर चर्चा हुई। अन्य 8 राज्यों से कोरोना मामले पर चर्चा हुई 2 अप्रैल को। 11 अप्रैल को लॉकडाउन के पालन के लिए राज्यों को धन्यवाद दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने और 27 अप्रैल को 9 मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक हुई। 11 मई को 5वीं बार मुख्यमंत्रियों से बैठक हुई और इसमें सभी की राय ली गई थी। इसके बाद 16 जून को छठी बार 21 राज्यों के सीएम से बातचीत हुई। 11 अगस्त को 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी प्रधानमंत्री मोदी ने और 23 सितंबर को 7 राज्यों में लोकल लॉकडाउन को लेकर सीएम से बातचीत हुई थी। कोरोना को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी का संवाद रहा है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कोरोना पर प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय संवाद क्यों हो रहा है। दरअसल कुछ राज्यों में कोरोना के मामले अचानक से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मृत्यु दर बढ़ी है और वहीं देश में कोरोना वैक्सीन बांटने को लेकर तैयारी की जा रही है और इसलिए भी मुख्यमंत्रियों से संवाद जरूरी है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, कोरोना की दूसरी लहर की संभावना भी बढ़ रही है और सबसे बड़ी वजह इस संवाद की यही है कि लोग अनलॉक के दौरान भारी लापरवाही कर रहे हैं और ऐसे में जनता को कोरोना के खतरे के बारे में कैसे सही तरीके से समझाया जाए, राज्यों के सामने ये भी एक चुनौती है।
जिस हिंदुस्तान पर हमें गर्व है, जिस हिंदुस्तान में ज्ञान, अनुशासन और मर्यादाओं का अद्भुत संगम है, उस हिंदुस्तान में खतरनाक वायरस ने भारतीयों की मर्यादा और अनुशासन की परीक्षा ली। देश में जब 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो 3 हफ्ते तो लॉकडाउन का पालन ठीक से हुआ, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा, लोगों ने धैर्य और संयम से काम लेना कुछ कम कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब जब मास्क लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो लोग इसी की सबसे ज्यादा अनदेखी कर रहे हैं। देश में जब जब सोशल डिस्टेंसिंग का आग्रह किया गया तो सार्वजनिक जगहों पर ऐसी भीड़ देखने को मिल रही है जैसे कोरोना कभी भारत में आया ही ना हो। कोरोना के मामले इसी लापरवाही के कारण बढ़ते चले गए और कोरोना के बढ़ते मामले देश के कई राज्यों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अब कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाने की पहल की है और जनता से उम्मीद है कि वो नाइट कर्फ्यू का पालन करे और इस बार कोरोना से जंग में देश को जिताने के लिए सरकार और प्रशासन का साथ दे। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के कारण नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 4 बड़े जिलों मंडी, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। इधर गुजरात के 4 और मध्य प्रदेश के 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी है। वहीं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों को राज्य में आने के बाद कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। इधर यूपी सरकार ने भी यह फैसला लिया है कि बाहर से आने वाले यात्रियों का रैंडम सैंपल कोरोना टेस्ट होगा। यानी हर राज्य अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कि हर संभव प्रयास करके कोरोना को कम किया जाए। और ऐसे में जी न्यूज यही अपील करता है कि आप हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोते रहें, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ में जाने से बचें, मास्क हमेशा पहने और 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। जी न्यूज आपकी सेहत का ख्याल रखता है और इसीलिए आपको सावधान कर रहा है, क्योंकि यही वो सावधानियां हैं और यही कोरोना की वो दवा है जो आपको इस वायरस की चपेट में आने से बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक करने वाले हैं और इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त बहुत से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग राज्यों से। वरुण भसीन दिल्ली से हमारे साथ हैं, मुंबई से नित्यानंद शर्मा हमारे साथ हैं, कोलकाता से पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पंचकुला से कुलवीर दीवान हमारे साथ हैं, गौरव पटेल अहमदाबाद से हैं और रजनी ठाकुर रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रवि त्रिपाठी भी हैं हमारे साथ दिल्ली से। तो अब आज जो है बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री जब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं तो लोगों के मन की जो बात है, हमारी कोशिश है कि वो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचनी चाहिए, सरकारों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हम मिलकर कोरोना के साथ ये लड़ाई लड़ सकें और इसमें विजयी हों। तो सबसे पहले तो वरुण, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि दिल्ली पर सबसे ज्यादा फोकस है। जिस रफ्तार के साथ कोरोना के मामले यहां बढ़ रहे हैं और आपके साथ वहां लोग भी हैं, तो उनसे पूछिए कि क्या दिक्कतें उनको हो रही हैं और क्या वो चाहते हैं, क्या करे सरकार उनके लिए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा जो ग्रसित है कोरोना से वो दिल्ली है। दिल्ली में जो सबसे ज्यादा मामले और सबसे ज्यादा मौत है वो देखने को मिली थी 17 नवंबर को भी। तो अभी हम ग्राउंड पर ये रिपोर्ट लोगों को इसलिए पहुंचा रहे हैं कि अब क्या हुआ। सर, क्या बदलाव, आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई जो कोरोना अभी फिलहाल इतना ज्यादा बढ़ रहा है, और ऐसा क्या सुझाव आप देना चाहते हैं कि आपके राज्य से, आपकी जगह से, दिल्ली से, कि जो जिस तरह से बढ़ चुका है अब उसको कैसे काबू में किया जा सकता है? बढ़ चुका है। गवर्नमेंट तो अपनी जगह से बार बार लोगों को आगाह कर रही है, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर करने, दूरी बना के रखिए। ये तो हमें सेफ्टी हमें खुद ही रखनी है। लॉकडाउन करने से कोई गवर्नमेंट को कोई समस्या का हल नहीं है। वैसे हमारी करेंसी इतनी डाउन चली गई है और लॉकडाउन करने से हम और लॉकडाउन भुखमरी की तरफ चले जाएंगे। लोग वैसे ही अपने काम धंधे से परेशान है। लोगों को अपनी सेफ्टी खुद ही रखनी चाहिए। तो लोग कहीं ना कहीं वो सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं पूरा कर पाए, आपको लगता है? क्योंकि लोगों को लोगों के हाथ में छोड़ दी गई थी ये चीज, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं कर पाए। उसको हमको वापस से अनलॉक 6 से 5 पे आना पड़ा, 5 पे 4 आना पड़ा। इस चीज को मजाक में ले रहे हैं बहुत से लोग। तो ये लोगों को खुद सोचना चाहिए। अपनी जान की सेफ्टी के लिए पहले से ज्यादा लोग अब मर रहे हैं, तो लोगों को अपनी सेफ्टी तो खुद ही सोचनी चाहिए। गवर्नमेंट तो किसी को आके बार बार आगाह कर रही है, आपको मास्क लगाइए, आपको दूरी बनाइए, आप लोग नहीं बना देते। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें? हमें सेफ्टी, जान की सेफ्टी तो हमें खुद रखनी पड़ेगी अपना।
तो बिल्कुल देखिए, इसी तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच के कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आइडिया बोल रहे हैं, लेकिन वही बात है कि लॉकडाउन एक कोई इलाज नहीं है। लोग भी खुद कह रहे हैं, लोग फिर वही लोगों को हम देखते हैं जो कहीं ना कहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने में पीछे रह जाते हैं। हिमांशु जी, और इससे पहले कि मैं नित्यानंद के पास जाऊं, हम अपने दर्शकों से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आपके भी हो सकते हैं बहुत अच्छे सुझाव हों। हम चाहते हैं कि ये एक मंच हम आपको दे रहे हैं कि आप इसके जरिए अपनी आवाज और अपने सुझाव प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दूं, #कोरोना संवाद पर आप अपनी राय ट्वीट कीजिए और ये जो सुझाव आप देंगे, ये हमारी कोशिश है कि जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन तक आपकी बात पहुंच जाए और फिर उस पर कुछ ऐसे दिशा निर्देश लागू किए जाएं ताकि हम मिलकर कोरोना से ये लड़ाई लड़ सकें और ये जीत सकें। नित्यानंद हमारे साथ है। नित्यानंद, देखिए सरकार भी अपनी ओर से कोशिश तो कर रही है। हम देख रहे हैं कि अब अगर गोवा से, दिल्ली से कोई लोग वहां पर जा रहे हैं, कई राज्य इसमें चिन्हित किए गए हैं, अगर वो महाराष्ट्र में एंट्री करते हैं तो उसके लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना बहुत जरूरी कर दिया गया है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि वहां पर लोग कितने ज्यादा अवेयर नजर आ रहे हैं मास्क को लेकर, जो लोगों ने बीच में छोड़ दिया था लगाना? जी देखिए, लोगों में अवेयरनेस तो आई है, लेकिन कुछ लोग हैं, 100 में से 2% लोग हैं जो कि इस तरीके से मास्क नहीं पहनते। उनको लगता है जैसे कोरोना खत्म हो गया। तो ये 2% के लोग 98% के लोगों को परेशानी एक तरीके से दावत में दे देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं। आज प्रधानमंत्री जो बात करेंगे, लोगों के क्या सुझाव है, सीधा मुनि से जानते हैं, आपके क्या सुझाव है? मेरी सबसे पहले सुझाव ये है कि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर एक अलग कानून बनाए, उनका तुरंत कोरोना टेस्ट कराया जाए, जिसके कारण वो मास्क लगाएंगे। और जो मार्केट में लोग निकल रहे हैं, जहां बिंदास हो गए हैं, क्योंकि ये जो 2 से 3% लोग हैं, इन्हीं के कारण हमारे 97% लोगों को कोरोना होने की चांसेस है। तो मेरा जो हमारे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, वो जो भी कह रहे हैं, उनके जो भी नियम है वो मानना चाहिए, उसके ऊपर हमें अपना पूरा अमल बजाना चाहिए। बिल्कुल। आपके क्या सुझाव है? मेरा भी यही सुझाव है कि अगर आदमी मास्क नहीं लगाए, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करे और एक दूसरे के बीच की दूरी नहीं रखता, तो उनके लिए सख्त कार्रवाई करना चाहिए। सख्त कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, तमाम लोग जो है वो यही चाह रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो है लोग सजग रहे और ऐसे जो लोग नियम और कानून का पालन नहीं करते उन पर सख्ती बरतना चाहिए। यहाँ तक सुझाव आ रहे हैं कि जो लोग नहीं पालन करते तो उनका कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। जी, पूजा मेहता भी हमारे साथ कोलकाता से। पूजा मेहता, वहां के लोग क्या सुझाव दे रहे हैं? बिल्कुल मीमांसा, सीधा बात करेंगे उनसे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे उस मीटिंग में, क्या सुझाव होंगे आपके? हमारे यही सुझाव है, देखिए कि जो कि मोदी जी ने जैसे कहा है कि वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है और हमारे आयुष मंत्री और मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्टर द्वारा भी बताया गया कि जैसे इंडिया खुद की वैक्सीन बना रही है, डेवलप कर रही है। इसमें जो कि स्पुतनिक वी मेकर्स बोल के कंपनी है, पी फिजर है और मॉडर्ना बोल के कंपनी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। कोरोना के इस महापेंडेमिक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है ये कि मोदी जी जिस तरीके से पूरे इंडिया को संभाले हैं इस पीरियड में, मुसीबत की पीरियड में, वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या मास्क को लेकर कोई नया कानून लाना चाहिए? बहुत से लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, डर नहीं रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। जी, जो मास्क जो लगा रहे हैं वो तो सही है, साथ ही साथ जो कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारे जो मीटिंग चल रही है, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा तो मास्क का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हवा में उड़ने वाला कोई बीमारी नहीं है। ये एक दूसरे से सटके जब होगा तभी बीमारी होती है। आपसे जानेंगे, क्योंकि इस मीटिंग में वैक्सीन को भी लेकर डिस्कशन होंगे। क्या वैक्सीन, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मुफ्त में देंगे राज्य के लोगों को, क्या वैक्सीन मुफ्त में लोगों को पहुंचानी चाहिए? जी देखिए, इस पे मेरा सुझाव है कि मुफ्त पे तो जरूर गरीब जनता को मिलना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में नियम और कानून के तहत होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होती है तो यहाँ पर काफ़ी धांधली देखी जाती है उस चीज़ में। तो मेरा कहना है, यदि राज्य सरकार इस वैक्सीन को फ्री में बांटती है तो ये गरीब जनता के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन बहुत ही साफ तरीके से इस पूरी कोरोना वैक्सीन को बंगाल के जनता के बीच में बांटना चाहिए। आपका क्या सुझाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? नरेंद्र मोदी जी दोस्तों यहाँ पे वैक्सीन, अगर बंगाल की बात करें, अगर बंगाल की बात कर रहे हैं तो
बंगाल में अगर सबसे पहले कोरोना वैक्सीन मिलना चाहिए तो हमारे डॉक्टर को, हमारे नर्सेस को और हमारे जितने भी छोटे वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग, सब उन लोगों को मिलना चाहिए। और रही बात की यहाँ पे जो भी सुविधाएं मिलती है सेंट्रल की तरफ से, वो सुविधाएं यहाँ पे सही तरीके से लागू नहीं हो पाती हैं और उसमें बहुत धांधली होती है। तो मीमांसा, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं ये आशंका भी जता रहे हैं कि अगर वैक्सीन आएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दी जाएगी, तो उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर वैक्सीन आती है सारे लोगों तक वो पहुंचे। जी, अहमदाबाद से गौरव पटेल भी हमारे साथ हैं। गौरव पटेल, वहां तो नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, साथ ही साथ जो लोग वहां पर मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर भी सख्ती दिखाई जा रही है कि उनका टेस्ट किया जा रहा है और अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना भी। वहां लोग क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं, क्या और सुझाव है उनकी ओर से? सीधे उन लोगों से बात करेंगे कि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में कोरोना काफ़ी बढ़ चुका है और दिवाली के बाद तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि सरकार को 2 दिन का कर्फ्यू अहमदाबाद में लगाना पड़ा। कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कोरोना से बचने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, मोदी जी को? तो ये मानना है कि पूर्व के लिए सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर है। सबको जो मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, जो बेसिक नीड्स है वो सब करना चाहिए, तभी कोरोना बचेगा। और मेरे हिसाब से वो रात को नाश्ता लेना चाहिए और गर्म पानी पीना चाहिए। सरकार को क्या सुझाव देंगे? सरकार को क्या सुझाव देंगे? सरकार की कामगिरी कैसी रही कोरोना को लेकर? अभी ये तो पहली बार हुआ है ना, हमने देखा है ना गवर्नमेंट ने भी देखा था कि कितना बड़ा पेंडेमिक हुआ है। तो निचले स्तर में काफ़ी जो है कि दिक्कतें हैं लोगों को, उसके ऊपर जो है कि कैसे अच्छी तरीके से काम कर सकती है, वही पहले सरकार को देखना। कोरोना से बचने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, क्या सुझाव देंगे आप? अभी सिविल में ट्रायल आ रहा है वैक्सीन का, तो अभी ऐसा ना हो कि जब वो ट्रायल शायद सक्सेस हो जाए तो हर एक छोटे गांव से लेकर मतलब जो जिनकी सीरियस है, जो 3 स्टेज है कि जो मतलब जिनको कम कोरोना है, उन सब तक वैक्सीन पहुँचे। अभी से गवर्नमेंट को उसका ध्यान रखना चाहिए। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कोरोना? बस सबसे बड़ी यही बात है कि धैर्य रखें और सतर्क रहिए। जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी हुई है सब उसका पालन करें और जो भी है कि सैनिटाइज रखें या जो अपना मास्क पहने रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वही सबसे बड़ी इस टाइम की डिमांड है। केवल सरकार की जिम्मेवारी है या लोगों की जिम्मेवारी बनती है कोरोना से? दोनों की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, और कुलवीर दीवान भी हमारे साथ हैं, अब उनका भी रुख कर लेते हैं। कुलवीर दीवान, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या राय दे रहे हैं, कैसे निपटा जाए कोरोना से? देखिए मीमांसा, मैं पंचकुला में हूँ, पंचकुला के लोग भी मेरे साथ हैं। पूछ लेते हैं किस तरह की राय देना चाहेंगे आज, क्योंकि प्रधानमंत्री की मीटिंग है सीएम के साथ, किस तरह की राय जो है वो लोग देना चाहेंगे? क्या क्या होना चाहिए सर? सर, जैसे अब महामारी है कोरोना की, इस कोरोना को देखते हुए हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी महामारी इस हमारी ज़िंदगी में आएगी। कोरोना में लोगों के रोज़गार ठप हो चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस बीमारी से हमें बचना है तो हमें घर से नहीं निकलना, हमें अपने घर पे ही सेफ रहना है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे काम धंधे भी ना रुकें, इसके लिए हमें सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा। गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आप क्या कहेंगे सर, क्या गाइडलाइंस का पालन करना होगा? सुझाव जो है सरकार को क्या देना चाहेंगे? हमारा तो यही सुझाव है जी कि अभी सरकार तो बहुत कुछ कर रही, प्रिंट मीडिया भी कर रहा है और अखबारों में भी आ रहा है। जन जागरण होना चाहिए, जन जागरण ही होगा तभी इसके बारे में कुछ कर पाएंगे। और वो जन जागरण की बात की है, क्या लोगों में अवेयरनेस ही कोरोना से बचा सकती है? देखिए, लोगों में अवेयरनेस आजकल सब में है। एक छोटे बच्चे को भी पता है कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेवारी है, जनता की जिम्मेवारी है कि किस तरह से हम इससे बचें और इसको माने, रियल लाइफ में माने। पता सबको है, लेकिन अब जिम्मेवारी सिर्फ हमारी। आपको क्या लगता है कि हमारी जिम्मेवारी है, हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? सरकार की जो जिम्मेवारी है उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे मैम? सर, यही है कि हर इंसान को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। क्योंकि पर्सनली हमें अपना ध्यान रखेंगे तभी कोरोना से हम निजात पा सकते हैं। बाकी लॉकडाउन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इससे आर्थिक स्थिति जो है लोगों की वो बहुत ठप हो जाएगी, खराब हो जाएगी, रोजगार रुक जाते हैं। तो इसका हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। आप युवा हैं, आप ये बताइए कि किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए? आप इधर देखिए कैमरे की तरफ। सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए जिससे लॉकडाउन लगाना इसका कोई समाधान नहीं है। ठीक है, इसके लिए सरकार को ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे
अवेयरनेस बढ़े लोगों में, लोग जागरूक हो कि हाँ अब ये सेकंड चरण चल चुका है कोरोना का, तो अब इसमें और ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों को घरों में रहें, सेफ रहें और सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते रहें। सरकार को सख्ती बरतने की भी जरूरत है कहीं क्या? हाँ जी सर, है सख्ती। जैसे मास्क नहीं लगाते कुछ लोग, उनका चालान करिए, और भीड़ भाड़ में जो होते हैं उन पे भी रोक लगाया जाए। इससे कम से कम कोरोना फैलने का खतरा कम रहे ना। तो यहाँ भी मीमांसा लोग यही कह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ सरकारों की जिम्मेवारी है, वहीं लोगों की भी जिम्मेवारी है, उनको भी हिदायतों का पालन करना होगा, और कहीं ना कहीं जहाँ पे नहीं करते लोग, वहां पर सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए। अजमेर से मानवीर हमारे साथ है। मानवीर, जैसे आपने सुना, लोग ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन देखिए इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि उससे आपकी जो गतिविधियां हैं वो रुक जाएंगी, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और सरकार को थोड़ी और सख्ती दिखानी होगी। वहां लोग क्या कह रहे हैं? देखिए मीमांसा, जब कोई लोक कल्याणकारी सरकार होती है तो वो जनभावनाओं के अनुरूप चलती है, और जनभावना किस तरीके से प्रधानमंत्री तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचे, ये प्रयास जी मीडिया के द्वारा किया गया है। अजमेर के लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद मुख्यमंत्रियों के साथ होना है, क्या सुझाव देना चाहेंगे राजस्थान को लेकर के, अजमेर को लेकर के और पूरे देश को लेकर के इस कोरोना काल में? देश के प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना की इस जंग से लड़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो कुछ कम नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देश के कोरोना को रोकने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना, ये एक बहुत बड़ी समस्या इन लोगों के सामने। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा जी मीडिया के माध्यम से कि इस समीक्षा बैठक में कोई ऐसा परिणाम निकले जो डेली कमा के डेली खाने वाला व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं राहत मिले। आज भी जिस प्रकार के रात का कर्फ्यू राजस्थान के अंदर लगा है, तो आम जनता इतनी पीड़ित है, आम जो वर्ग जो शाम को ठेला लगा करके अपना दैनिक जीवन यापन करता था, वो पूरी तरह से पीड़ित है, उसका दैनिक जीवन जी पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ जो हॉस्पिटलों के अंदर जो व्यवस्था है वो उतनी दुरुस्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज जयपुर जैसी राजधानी के अंदर वो लोगों को, मरीज को, जो कोरोना पेशेंट है उसको बेड नहीं मिल पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है, कुछ और सख्ती की जरूरत महसूस कर रहे हैं? जी, जिस हिसाब से आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है, इसमें लगता है कि जनशक्ति की थोड़ी बहुत जरूरत है, परंतु इसके साथ साथ जो अनावश्यक लॉकडाउन है, तार्किक निर्णय है सरकार के, उनको हटाने चाहिए और उन पर समीक्षा करनी चाहिए कि सरकार को बंद कमरों से बाहर आकर आम जनजीवन क्या सोच रहा है, उनकी आजीविका हो पा रही है, नहीं हो पा रही। नाइट कर्फ्यू लगाने की वजह से शाम को 7 बजे जो भी ठेले वाले हैं वो सारे बेरोजगार हो गए, उनके वापस संकट आ गया। और जो शादी ब्याह में जो उन्होंने 50 का सिस्टम किया, उससे बैंड वाले या जो भी इनके जो इनसे जो अभी सीजन है उनके रोजगार का, वो कहीं ना कहीं संकट में आ गए। तो इनके ऐसे जो निर्णय सरकार ने लिए हैं, स्कूल कॉलेज बंद है तो उनको भी खोलने पे विचार करना चाहिए, और सरकार को सामान्य जीवन के और फील्ड में आके सोचना चाहिए कि जनता के लिए क्या काम करे। तो देखिए मीमांसा, अजमेर की अगर बात करें तो सीधे तौर के ऊपर अजमेर का जो जनमानस है वो यही सोचता है कि सख्ती की जरूरत तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ तार्किक निर्णय ऐसे भी होने चाहिए कि जो तबका इस सबसे ज्यादा प्रभावित है उसकी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से पटरी पर लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए और लोगों की जो आजीविका है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि, आपने देखिए, हमने अलग अलग राज्यों के लोगों से उनके मन की बात जानने की कोशिश की, और जो अहम बात निकल कर आ रही है वो ये है कि लोग समझ रहे हैं कि ये हमारी भी जिम्मेदारी इसमें बनती है, जन जागरण बहुत ही जरूरी है। अब मास्क जो पहनना है, अपने हाथ धोना है, ये तो लोगों को ही करना है। सरकार इतना कर सकती है कि जहां भीड़ जुट रही है वहां पर उनको रोका जाए। ये कुछ सख्ती जो है वो राज्य सरकारों को भी दिखानी होगी। कुल मिलाकर सुझाव जो हैं वो बड़े तौर पर यही निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मीमांसा, ये चीज है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से गाइडलाइन दे सकती है, राज्य सरकारों को सहायता दे सकती है, लेकिन राज्य सरकारों को इम्प्लीमेंट करना है उन चीजों को। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे केरल की बात करें, अगर दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे जानना पड़ेगा। लेकिन जहां तक फीडबैक सिस्टम का सवाल है तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं बिहार चुनाव में था और नवादा की बात बताना चाहूंगा कि एक आम आदमी की जरूरत क्या है, ये भारत सरकार और मोदी सरकार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। एक महिला, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो खुद आई और आगे उसने बोला कि हमारा जो लोकल काउंसलर है, चाहे लोकल विधायक है, वो हमारी कमी को, कमजोरी को, हमारी दिक्कत को नहीं समझ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली बैठे हमारी समस्या को समझ रहे हैं। हमारे अकाउंट में 500 रुपया आ रहा है, हमें अनाज मिल रहा है खाने को। तो इस तरह की चीजें, एक फीडबैक सिस्टम मोदी सरकार के पास दुरुस्त है, जबरदस्त फीडबैक सिस्टम है जिसके आधार पर वो लोगों को डील करते हैं। पूरे कोरोना काल के दौरान 81 करोड़ लोगों को
अनाज देना से लेकर तमाम सुविधाएं रवि देना। और यही तो फीडबैक है जिसके जरिए एक पुल बन जाता है सरकार और लोगों के बीच। और हमारी भी यही कोशिश है कि हम भी वो पुल बनने का काम करें ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाए। और आपके पास ये मौका है कि आप अपने मन की बात पहुंचा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी तक। प्रधानमंत्री मोदी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ये आज करने वाले हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो चर्चा करेंगे और आप लगातार अपनी राय, अपने सुझाव हम तक भेजते रहिए। #कोरोना संवाद पर आप अपनी राय, अपने सुझाव ट्वीट कर सकते हैं और वो सीधे पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास। तो प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए 2 बैठकें करने वाले हैं। कोरोना को लेकर ये चर्चा होगी उनके 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। और ये 8 राज्य आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात और केरल। इन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो चर्चा करेंगे और उसके बाद जो बाकी बचे राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से भी मंथन होगा कोरोना के हालात को लेकर। अब जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खासतौर पर जो राज्य बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, अब कैसे इससे निपटा जाए उसको लेकर आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो तैयार किया जाएगा इस बैठक में। साथ ही साथ जो कोरोना वैक्सीन है जिसको लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि साल की शुरुआत में ये शुभ संदेश आ सकता है, वैक्सीन आ सकती है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे वो देश के लोगों तक पहुंचाई जाएगी, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं और आपसे ये अपील कर रहे हैं कि कोरोना से कैसे निपटा जाए। 8 राज्यों के अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ 8 रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। और उससे पहले आधे घंटे में भी आपने देखा कि लोगों के जो राय है, सुझाव है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले मैं दिल्ली से ही शुरुआत कर रही हूं। वरुण भसीन हमारे साथ हैं और मुंबई से नित्यानंद शर्मा। नित्यानंद, पहले मैं आपसे ही शुरुआत कर लेती हूं। दिल्ली हमने पहले शुरू किया था, फोकस बहुत ज्यादा दिल्ली पर है क्योंकि बहुत रफ्तार के साथ वहां कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले भी आप बता रहे थे कि जो लोगों का सुझाव है वो आ रहे हैं, सरकार की ओर से अपने कदम उठाए जा रहे हैं, सख्ती दिखाई जा रही है। लेकिन लोग और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की जब ये बैठक शुरू हो उससे पहले जो लोगों के मन की बात है वो उन तक पहुंच जानी चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। और लोगों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है अगर हम इस युद्ध को लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। जी बिल्कुल, लोगों की भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग भागीदारी, सहभागिता उनकी अच्छी होगी तो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा सकती है और ये सामूहिक लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसे में अलग अलग सुझाव आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ मुंबईकर हैं, सीधा उनसे जानते हैं कि वो आज के बैठक में प्रधानमंत्री जब मुखातिब होंगे तो वो क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश में ना जुगाड़ बहुत जल्दी होता है, तो मैं चाहूँगा कि जुगाड़ वाला काम न हो, जुगाड़ वाला काम न, जैसे कि बहुत से लोग जो रुमाल बांध लेते हैं और किसी को देखकर रुमाल को ऊपर खींच लेते हैं, उसी रुमाल से पसीना भी पूछ लेते हैं, तो वह भी जान के जो अनजान बनते हैं, वो अनजान के कारण, जैसे कि मैंने कहा कि 2 से 3% लोगों के कारण 96-97% को भुगतान करना पड़ेगा। और खासकर दूसरी मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल के ऊपर हैं, जो अपने प्राइवेट जॉबों से रिटायर हो गए हैं, बहुत से लोगों को पेंशन नहीं है, कई लोग तंगी में हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन बुजुर्गों के, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि 60 से 65 साल के लोग घर से बाहर ना निकले, उनके खाने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी भी कुछ सरकार को नियम राज्य सरकार को लेनी चाहिए। आपके क्या जैसा अभी भाई साहब ने बताया उसके हिसाब से उनका सुझाव ठीक है और मैं उस बात से सहमत हूँ। देखिए, लोगों के एक इन्होंने जो अहम सुझाव ये दिया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं तो उनको कहा जाता है कि वो बाहर ना निकले, तो ऐसे में जो कमजोर है, जो गरीब लोग हैं, इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए ताकि जो है वो अपना गुजर बसर ठीक ढंग से कर सके। क्योंकि हाँ, अमूमन ये देखा जा रहा है इस माहौल में कि लगातार ये अपील भी की जा रही है कि बुजुर्ग यानी सीनियर जो सिटीजन है वो अपने घर के बाहर ना निकले। तमाम अलग अलग तरीके के सुझाव लोगों के द्वारा आ रहे हैं और जुगाड़ की व्यवस्था की जो इन्होंने बात की कि जो रुमाल जिस तरीके से पसीना भी पोंछते हैं, मास्क का भी उपयोग करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है, कुछ लोग जो 2% लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, तो ऐसे में 98% लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या जब
प्रधानमंत्री मैं बात फिर करेंगे आपके क्या पास point आती हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सुझाव क्या लोगों के हैं अलग अलग राज्यों के, वो हम प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। कुलवीर दीवान भी हमारे साथ हैं। कुलवीर, वहां पर पहले भी लोग ये राय दे रहे थे, अब बुजुर्गों के लिए वो भी बहुत हाई रिस्क जोन में हैं, उनके लिए भी आपने सुना मुंबई से सुझाव दिए जा रहे हैं क्या होना चाहिए, वहां लोग और क्या बोल रहे हैं? अब जो नाइट कर्फ्यू कई जगहों पर लगाया गया है उससे हालांकि परेशानी भी हो रही है, आजीविका भी प्रभावित हो रही है, अब कहीं ना कहीं ये बैलेंस कैसे बनाया जाए कि आपकी आजीविका भी प्रभावित ना हो और आप सुरक्षित भी हो, ये कैसे बैलेंस बनाया जाए? बिल्कुल मीमांसा, लोग मेरे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आपकी आजीविका जो है वो भी प्रभावित ना हो लेकिन लोग सुरक्षित भी रहें, इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या सुझाव देंगे आप सरकार को? सरकार को सुझाव देना है, सरकार को तो खुद ही उसको पता है हर एक चीज़, लेकिन फिर भी लॉकडाउन इसका बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। लोगों को जागरूकता ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? कोरोना संक्रमण बीमारी बहुत ज़्यादा फैली, दूसरा पीक आ चुका है, अपने मास्क लगाना ज़रूरी है, 2 गज का सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें खुद अपना एहतियात बरतना। लेकिन लोगों की जो आजीविका है, जो रोजगार है, वो भी प्रभावित ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, सख्ती से अपना पालन करना चाहिए। जी सर, बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? बुजुर्गों को घर से नहीं निकलना चाहिए और बाकी सब जनता के लिए RWA को और एसोसिएशंस को और सामाजिक संस्थाओं को उसके बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। तो रल मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, सब आपस में लड़ेंगे इसके साथ, ये महामारी के साथ, तभी हम जीत पाएंगे। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? सुझाव सबसे ज़रूरी तो यही है, जब तक इसकी परमानेंट वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें मास्क ही लगा के अपने सुचारू रूप से काम करने चाहिए। मैम, लोगों के रोजगार भी प्रभावित ना हो लेकिन लोग सुरक्षित भी रहें, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह से बैलेंस बनाना चाहिए? सरकार को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। पहले भी लॉकडाउन लगा चुके हैं लेकिन लॉकडाउन से कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, जबकि केसेस बढ़ गए। तो इसका रीज़न यही था कि लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि जानकारी सबको है। तो मैं ये कहूँगी कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तभी कुछ फ़ायदा है इस चीज़ से। आप क्या कहेंगे मैम? सर यही है कि लोग अपना ध्यान दें, क्योंकि जैसे अब त्यौहार आया तो लोग भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इस करके केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। तो कृपया अपना ध्यान रखें और भीड़ भाड़ इलाके से बचें और अपने डिस्टेंस का ध्यान रखें, यही इसका इलाज है और कोई नहीं। देखिए सभी लोग यही कह रहे हैं कि लापरवाही चाहे कि मास्क जो है वो आपको पहनना होगा, जो लापरवाही पिछले दिनों रही वो कहीं ना कहीं भारी पड़ी है, ये भी लोग समझ रहे हैं, ये भी जानते हैं कि उन्हें मास्क पहनना चाहिए, लेकिन फिर ये लापरवाही क्यों लोगों की ओर से हो रही है? मानवी, वहां देखिए लोग कुल मिलाकर ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जब लॉकडाउन नहीं लगेगा तो फिर क्या किया जाए? मास्क पहनना ये जिम्मेदारी तो लोगों की है, और हमने देखा कि त्योहारों के सीजन में ही ये एकदम से बढ़ोतरी हुई है कोरोना की केसेस में, क्योंकि लोगों को लगा कि नहीं बहुत अब हमने संयम रखा है, लेकिन अब लोग बाहर निकलने लग गए, मास्क का इस्तेमाल नहीं, और वो देखिए वही लापरवाही इस वक्त भारी पड़ रही है। वहां लोग क्या कह रहे हैं? हाँ देखिए मीमांसा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये समय ऐसा है जब हर व्यक्ति को जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, और कहीं पर भी अगर किसी ने भी छोटी सी चूक की है तो वो पूरे समाज पर भारी पड़ेगी, पूरी सोसाइटी पर भारी पड़ेगी। क्या लोग सोचते हैं ये जानना वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या सोचते हैं जो ये कोरोना का काल चल रहा है, किस तरह का व्यवहार हमारा होना चाहिए और सरकारों की भूमिका क्या है? ये अगर राजस्थान में लॉकडाउन लगता है तो गरीबों को इसकी मदद नहीं मिल पाएगी, उनका बहुत नुकसान होगा, और अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर बीमारियों में भी फ़ायदा होगा। इसलिए सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे दोनों को फ़ायदा हो। और साथ ही हमारे चिकित्सा मंत्री वे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोरोना वैक्सीन की सूचना दी है, तो वो जल्दी आप लोगों तक पहुंचेगी, साथ ही केंद्र को भी। चलिए, यानी कि सामंजस्य होना चाहिए, लोगों को भी जिम्मेदारी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में अब ये रात को जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है शाम को 7 बजे के बाद, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब गरीब इंसान पूरे दिन भर में अपना काम धंधा नहीं कर पाता, तो और शाम को जब उनके धंधे का समय होता है तो रात उनको कर्फ्यू लगा दिया जाता है। अगर लगाना ही है
तो दोपहर के समय लगाया जाए या शनिवार रविवार के दिन ऐसा जो भीड़ भाड़ वाले मुख्य इलाके हैं उन इलाकों को बंद किया जाए। साथ ही साथ जागरूकता इतनी बढ़ाई जाए कि लोग मास्क पहनने के प्रति जागरूक हो। जुर्माना जो है 2000 नहीं बल्कि 10,000 किया जाए। शादी ब्याह में अभी 100 लोगों को निमंत्रण देने की बात की जा रही है। मैं कहना चाहूँगा कि 50 लोगों को अगर सरकार की तरफ से अगर ये गाइड मिलता है, ये निर्देश कि अगर शादी में सिर्फ 50 ही लोग अगर आमंत्रित होंगे तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे, कोई सलाह अगर आप उनको देना चाहें? जैसे कि प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो सीएम के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और समीक्षा बैठक के अंदर ऐसा निर्णय निकलना चाहिए जिससे आम जनता को भी राहत मिले और सरकार भी इसके फैसले अच्छे ले सके। सरकार को ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे आम जनता जो है, जो शाम को कमा के खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको राहत मिले। और जिस तरीके से ये कोरोना है जो फैला है, ये फेस्टिवल्स आया जैसे दीपावली आई है या शादी का माहौल है, इसके कारण से ये फैले जा रहा है, मतलब इसको रुकने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए इसके ऊपर समीक्षा बैठक के अंदर कड़े निर्णय लेने चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर के मीमांसा लोगों का मत यही है कि सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन अब हर नागरिक को कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर के रूप में या कोरोना सेनानी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा और इस बात को समझना होगा कि हर व्यक्ति का किया हुआ कृत्य कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक हो सकता है। तो जिम्मेदारी दोनों तरफ से है, एक तरफ सरकारों की जिम्मेदारी है और एक तरफ आम नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को खुद जब तक नहीं समझेगा तब तक इस महामारी से ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं भारत कमजोर होता हुआ नजर आएगा। और इसका अगर हम असर देखने की कोशिश करते हैं तो पिछले कुछ समय में हमने देखा था राजस्थान कोरोना को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचा था। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, लोग इस बात का एहसास है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और साथ ही साथ ये भी वो दे रहे हैं राय कि भी जो नाइट कर्फ्यू लग रहा है उसकी वजह से उनकी जो गतिविधियां हैं उन पर रोक लग रही है, तो उनकी आजीविका भी प्रभावित हो रही है। रवि त्रिपाठी, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है कि लोगों को किसी तरह का नुकसान भी ना हो और उनकी सेहत भी रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि मास्क का इस्तेमाल, अब यही लापरवाही बरती गई थी पिछले दिनों और वही नतीजा हम भुगत रहे हैं। देखिए, बेसिकली मीमांसा, इसमें जान को ही बचाना है और जहान को भी बचा कर रखना है। प्रधानमंत्री का शुरू से ये फॉर्मूला रखा है कि सबसे पहले आपकी जान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को बचाना जरूरी है, और साथ साथ जहान यानी बाकी आपके जो फैमिली लाइफ भी चलती रहे, आपका पर्सनल लाइफ हो चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, वो चलता रहे। इसलिए आज से ही सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के साथ साथ उसको फिर लॉकडाउन को ईज किया, और अब जो है वैक्सीन चूंकि आ गया है, कहा जाए वैक्सीन आ चुका है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए लोगों में। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके, खासतौर हम दिल्ली में खड़े हैं, और दिल्ली में जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, केरल हो, सब राज्यों को किस तरह से बेहतर तरीके से मुहैया कराया जाए, उसका एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। और आज मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर प्रधानमंत्री ये रास्ता साफ कर देंगे, ये बिल्कुल साफ कर देंगे कब से ये वैक्सीन जो है लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, कब से इसको लगाया जाना शुरू हो जाएगा, ताकि लोगों में एक जो डर का माहौल है वो खत्म होगा, और साथ साथ एक सामान्य जीवन कैसे बहाल हो, अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो, तमाम चीजें ठीक होनी है। आपको अपने जान को भी बचाना है और साथ साथ जहान को भी आगे बढ़ाना है। जी, जान भी और जहान भी। और वरुण भसीन, ये जान को बचाने के लिए ही तो ये सख्ती दिखाई जा रही है कि 2000 रुपए का जुर्माना अब भुगतना होगा अगर आप मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अब तो मोबाइल वैन की भी शुरुआत कर दी गई है जिसमें टेस्ट होगा, नतीजा आ जाएगा 6 घंटे के भीतर ही, और पैसे भी आपको ज्यादा नहीं देने, 500 रुपए। इसको लेकर दिल्ली वासियों का क्या रिएक्शन आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा ग्रसित है कोरोना से। सबसे ज्यादा मामले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 19 नवंबर, 18 नवंबर, 17 नवंबर की बात करूं तो उस दिन सबसे ज्यादा मामले आए पूरे देश भर में से, और सबसे ज्यादा मौतें भी हुई, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है। और अगर केंद्र और राज्य की बात करें तो हर राज्य को अलग अलग तरीके से अपनी मतलब की कोरोना से निपटना था, हर जगह अलग अलग में वेव आई थी, लेकिन केंद्र सरकार के सामने ये चुनौती थी कि किस तरह से जो पूरा देश भर में एक साथ उन गाइडलाइंस को रखा जाए, हटाया जाए। तो वही कुछ चुनौतियां दिल्ली में आई। दिल्ली कुछ अलग तरीके से था, उसमें केंद्र सरकार सामने आती है। गृह मंत्रालय से अमित शाह जी खुद मैदान में 2 बार उतर चुके हैं। उसके बाद जो कुछ ऐसे निर्णय लिए गए, बेड्स बढ़ाए गए, वो लगातार परेशानी थी लोग। लेकिन अब इस तरीके के जुर्माने को लेकर क्या सोचते हैं वो भी हम बात करते हैं। सर, अब आपका क्या सुझाव है कि दिल्ली में जो स्थिति है उसको कैसे सुधारा जा सकता है? क्या कहीं गलती हुई या फिर अभी जो चल रहा है सही चल रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो फाइन लगाया है 2000 रुपए का, ये कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। एक आम आदमी सड़क पे तो गरीब भी चल रहा है, अमीर भी चल रहा है, उसके ऊपर ये 2000 रुपए का फाइन लेना कोई लॉजिक नहीं है।
सारी कंट्रीज के अंदर ये हो रहा है कि फैसिलिटीज गवर्नमेंट जो है वो आम पब्लिक को दे रही है। अगर कोरोना है आज की डेट के अंदर, ये जो मौतें हो रही है, ये सब हो रहा है, हम लोगों को कोरोना के साथ होते हुए रहना आना चाहिए। वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये सोचते हैं कि आप लॉकडाउन कर दोगे। कॉमन आदमी एक ऑटो चलाता है या सड़क पे जा रहा है, उसको उठाकर 2000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। आप 10, 12, 15 रुपये का मास्क करा, वो उसको प्रोवाइड क्यों नहीं करते हो आप? वरुण, देखिए अलग अलग सुझाव हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें 2000 रुपए भी ज्यादा लग रहे हैं। एक और पहले थे जो सुझाव दे रहे थे शख्स, उनका कहना था कि डर भी जरूरी है। वो तो कह रहे थे कि जुर्माना जो है वो 10,000 भी वसूला जाए ऐसे में अगर लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस को। तो अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। गौरव अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। गौरव, वहां भी लोग जो हैं वो जुर्माने को लेकर क्या कह रहे हैं? अब कहीं ना कहीं डर तो पैदा करना ही होगा लोगों के मन में अगर वो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। मीमांसा, यहाँ के अहमदाबाद की बात की जाए तो गुजरात सरकार ने यदि कोई मास्क नहीं पहनता तो 1000 रुपये का जुर्माना रखा है, जो पहले 500 रुपया था। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के केस बढ़ते गए उसके चलते जुर्माना भी बढ़ाना पड़ा। लोग क्या मानते हैं इस जुर्माने के बारे में, सीधी बात करेंगे उनसे। सरकार ने जो जुर्माना रखा है, यदि कोई मास्क नहीं पहनता तो 1000 रुपये का जुर्माना, ये क्या सही है या गलत है? नहीं, देखिए, अभी तो सबसे पहले मेरे को इसके लिए गलत लग रहा है क्योंकि लोगों की फाइनेंशियली सिचुएशन जो है बहुत ख़राब है। हाँ, इसके लिए कड़े नियम बना सकती है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो उसको 3 घंटा बिठा दो, क्योंकि पैसा अकेला जो है लोगों को सुधारने का जो है दंड, ये कोई मतलब रास्ता नहीं है। तो ये क्या 3 घंटे बिठाने से कोरोना खत्म हो जाएगा? नहीं, कोरोना खत्म नहीं होगा, पर कोई भी आदमी को टाइम की जो वैल्यू है, अगर वो 3 घंटा बैठेगा तो दूसरी टाइम याद रखेगा कि अगर मैं मास्क नहीं पहनूंगा तो मेरे साथ सख्ती हो सकती है। गौरव, देखिए आपकी जो सेहत है वो आपके हाथों में है। आप सेहतमंद रहेंगे तो आपके परिवार वाले सेहतमंद रहेंगे, और परिवार वाले सेहतमंद रहेंगे तो फिर देश भी सुरक्षित रहे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.